हाय हर्ष, आवाज आ रही है बेटा? चलो, क्लैरिटी है ना हर्ष? ओके ओके बेटा, चलो एक चीज मुझे बताओ। सबसे पहले अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं ये तो आपको पता ही है। अपन पढ़ने जा रहे हैं लॉ। वी आर गोइंग टू स्टडी इज लॉ। पहले लॉ क्या है, अपने सीए फाउंडेशन में ये कितने मार्क्स का है ये सब भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले व्हाट इज अवर पोर्शन, उससे पहले अपन पढ़ते हैं कि लॉ एक्चुअली है क्या। व्हाट इज लॉ? आपको क्या लगता है लॉ का मतलब क्या है? कमेंट करके बताना मुझे कि लॉ क्या है। सर याद करो, अपने दादा परदादा के वक्त क्या कभी एक्सीडेंट्स हुआ करते थे? क्या कभी? सर उस वक्त तो व्हीकल्स ही कम हुआ करती थी, तो एक्सीडेंट्स कहाँ से हुआ करते थे? सर थोड़े बहुत होते थे, साइकिल से इसको ठक होते थे ना। तो उस वक्त उतने व्हीकल्स रोड पे नहीं चलते थे, तो उतने ज़्यादा इशू नहीं थे। लेकिन अब वो ही देखो, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, व्हीकल्स भी बढ़ती गई, व्हीकल्स भी बढ़े, एक्सीडेंट्स भी बढ़े। सर अब ये एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कहाँ से करें? यानी जैसे ही व्हीकल्स बढ़े, एक्सीडेंट्स बढ़े, प्रॉब्लम्स आ गई। एंड जब प्रॉब्लम आती है हमको सल्यूशन भी चाहिए होता है। जैसे प्रॉब्लम आ जाती है हमको उसका सल्यूशन चाहिए, तो उसीलिए हमने थोड़े रूल्स बना दिए। हम नहीं बनाए, इंसान ने ही लॉ बनाया है। लॉ ने इंसान को नहीं, इंसान ने लॉ को बनाया है। तो हमने थोड़े रूल्स बना दिए, और रूल्स बनाकर एक बुक बना दी उसकी, और सभी को ये फॉलो करना है बोलकर बोल दिया। ऑल ओवर द नेशन सबको ये फॉलो करना है। बट क्या आपको लगता है सिर्फ रूल्स बनाने से लॉ बन जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? सिर्फ रूल्स बनाने से होगा क्या? नहीं सर, इसको ऑर्डर देना पड़ेगा, इसके ऑर्डर्स दिलवाने पड़ेंगे। इसके लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो लुक आफ्टर कर सके। Who can look after whether the person is following such rules or not? सर ये रूल्स को ही हम लॉ बनाते हैं, ये रूल से ही हम लॉ बनाते हैं। कैसे? सर क्या होता है, देखो I'll show you। सबसे पहले हम रूल्स बनाते हैं कि हमको ये रूल्स फॉलो करना है। देन सच रूल्स नाउ इन इंडिया फर्स्ट गोज टू द लोकसभा, देन राज्यसभा। वहां पे फुल झगड़ा होता है, फुल फाइट्स हो जाती है, एंड दे कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब अपना तेलंगाना बना, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, तो मैं तेलंगाना एक्ट की बात करता हूँ। जून 2 फॉर्मेशन डे अभी रिसेंटली गया, तो क्या हुआ, हाउ वाज दिस तेलंगाना फॉर्म? फर्स्ट व्हाट हैपेंड, ऑन ए ड्राफ्ट पेपर द पर्सन्स who wanted Telangana made some rules कि हमको तेलंगाना चाहिए, हैदराबाद will be the capital for both आंध्रा एंड तेलंगाना for 10 years, then आंध्रा की कैपिटल अलग हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे रूल्स बनाए उन लोगों ने कि हम ऐसा करेंगे, हमारा रीजन इतना होगा, हर चीज बना दी। देन इट वेंट टू लोकसभा में थोड़े झगड़े हुए, थोड़े डिस्कशंस हुए। आफ्टर सच डिस्कशंस, सच पेपर, जैसे ही वो ड्राफ्ट लोकसभा में आ गया, वो बन गया बेटा बिल। जैसे ही वो बिल लोकसभा में पास हुआ, इट गोज टू राज्यसभा। कहां जाएगा बेटा? राज्यसभा में जाएगा सर। और राज्यसभा में भी थोड़े डिस्कशंस हुए, थोड़े चेंजेस हुए उस बिल के, एंड देन इट इज पास फ्रॉम राज्यसभा। और जैसे ही
वो राज्यसभा से पास होता है, इट गोज फॉर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, एंड एज सुन एज द प्रेसिडेंट अप्रूव्स इट, इट बिकम्स एन एक्ट, इट बिकम्स एन एक्ट सेट अप बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, एक्ट कैसे पास होता है? देखो, पहले जो ड्राफ्ट होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में आफ्टर सो मेनी डिस्कशंस पास होता है, देन इट गोज वेयर, इट गोज फॉर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, एंड वंस द प्रेसिडेंट अप्रूवल इज डन, द बिल बिकम्स एक्ट। तो ये बनता है एक्ट, एक्ट बनता है ऐसे, एंड एक्ट के अंदर ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है सर, अब देखो, जैसे ये ट्रैफिक रूल्स की बात हुई, एक्सीडेंट्स बढ़ गए, ट्रैफिक के अपने पास थोड़े रूल्स थे, हमने क्या किए, उसकी एक रूल बुक बना दी। ठीक है, रूल बुक बना दी कि ग्रीन आएगा तो ही गाड़ी जाएगी, रेड आएगा तो सिग्नल पे गाड़ी रुक जाएगी। हमने ऐसे रूल्स बनाए, बहुत सारे रूल्स बनाए, और उस रूल बुक को हमने क्या किया, पार्लियामेंट लेके गया और पार्लियामेंट के अंदर उसको पास करा दिया, पार्लियामेंट के अंदर उसको पास करा दिया। और जैसे ही पार्लियामेंट में पास होगा और प्रेसिडेंट की अप्रूवल आ जाएगी, ये एक्ट बन जाएगा, एंड नाउ एवरीवन आर बाइंड टू फॉलो सच एक्ट, सच लॉ। ठीक है बेटा, सो ये थी बैक स्टोरी। अब सर आपके दिमाग में आया होगा, ये कौन सा इंसान है जिसने सबसे पहले लॉ लेके आया? कौन था वो सर? हमको उसका नाम बताओ। तो गौर से देखिए इस आदमी के नाम को स्क्रीन के ऊपर। इस आदमी का नाम है उरनामू। क्या नाम है? दिस इज जस्ट फॉर डिस्कशन। आपको भी पता होना चाहिए कि लॉ कहां से आया। ठीक है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन हमको पता होना चाहिए क्योंकि अभी अपना फाउंडेशन लेवल है। अभी से अगर अपन अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उरनामू नामक एक व्यक्ति था। ही वॉज एन एंशिएंट सुमेरियन। He was an ancient Sumerian. इसने by the end of 22nd century BC, by the end of 22nd century BC, सबसे पहले लॉ बनाया। He started law. फर्स्ट लॉ वॉज मेड बाई हिम, एंड उसकी जो लॉ बुक थी, जो उसके लॉ थे, उसके अंदर वो स्टेटमेंट्स देता था। कैसे स्टेटमेंट्स? सर स्टेटमेंट्स अबाउट रूल्स टू बी फॉलोड। कैसे थे सर वो? सर इफ दिस देन दिस। अगर किसी को गाड़ी चलाना है, इफ यू वॉन्ट टू ड्राइव व्हीकल देन फॉलो सच रूल्स। इफ एंड देन के बेसिस पे उसने एक बुक बनाई। किसके बेसिस पे बनाई? इफ एंड देन के बेसिस में। देन इसके बाद क्या हुआ? बाय द एंड ऑफ 1760, यस 1760 BC, यस 1760 BC, एक और रूलर था, उसका नाम था किंग हम्मुराबी। किंग हम्मुराबी। इसने लॉ को फर्दर डेवलप किया। इसने लॉ को इफ देन से आगे लेके गया और लॉ को एक्ट के वैसे बनाया। ठीक है, इसने एक अलग नजरिया दिया लॉ को, और इसने लॉ को स्टोन्स के ऊपर लिखना शुरू किया। इफ देन तो ठीक है, इसने अब स्टोन्स के ऊपर लिखना शुरू किया बाय कोडिफाइंग द लॉ। लॉ को एक कोड के वे में लेके आया। कौन था वो? किंग हम्मुराबी। बाय स्टोन he codified law। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। लेकिन सर लॉ है क्या, हम क्यों फॉलो करें? इंडियन लॉ इस ठीक है, पढ़ेंगे अभी, लेकिन हम क्यों फॉलो करें? सर लॉ से 4 चीजों का फायदा है। एक तो सर पहली चीज, दे आर स्टैंडर्ड रूल्स फॉर एवरीवन। स्टैंडर्ड रूल्स फॉर एवरीवन। ठीक है, सबके लिए एक समान रूल्स बनेंगे सर। तो इससे क्या होगा? ग्रीन आएगा तो सब आगे बढ़ेंगे,
कोई ग्रीन आएगा तो रुकेगा नहीं, फॉर एवरीवन लॉ विल बी एस्टैब्लिशिंग द सेम स्टैंडर्ड्स। देन सर अगर ये लॉ बन गया, एक्ट पास होने के बाद ये जैसे ही लॉ बन गया ना, इट हैज टू फॉलो सच ऑर्डर्स। सो लॉ हेल्प्स टू मेंटेनिंग ऑर्डर्स, मेंटेनिंग ऑर्डर्स। सर फिर और क्या सर, अगर उसके बाद भी किसी ने फॉलो नहीं किया और कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो गए, सो अगर कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो गए, देन फॉर रिसॉल्विंग सच डिस्प्यूट्स, फॉर रिसॉल्विंग सच डिस्प्यूट्स, फिर लॉ को देखेंगे कि हमने लॉ में क्या लिखा था भाई, हमने जो लिखा था वही फॉलो करना है। सो वी कैन गो बैक, सी द लॉ एंड देन see in the current situation what is the dispute and we can term कि कौन सही है और कौन गलत है। then क्या होगा सर, इससे क्या होता है सर, ये स्टैंडर्ड रूल्स बनेंगे सर, ठीक है, हम ऑर्डर भी फॉलो करेंगे सर, ठीक है सर, डिस्प्यूट जो आएंगे उसका भी सॉल्व हो जाएगा पूरा, आई अग्री। इससे क्या होगा सर, इससे वी आर प्रोटेक्टिंग अवर राइट्स, वी आर प्रोटेक्टिंग अवर rights and liberties, we are protecting our rights and liberties in general। ये सब से हमको सिर्फ एक ही चीज जानना है, laws, ये लिख लो ध्यान से, laws are the rules, laws are the rules that bind all the people living in a community, living in a community and ध्यान से सुनो, and it protects our general safety। मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में लॉ को डिफाइन किया है, laws are the rules that bind all the people living in a community। सर सबको बाइंड कर देगी ये, who are living in a community, उन सभी को ये बाइंड कर देगी कि आपको ये फॉलो करना है, सबको बोलेगी आपको ये करना ही है फॉलो, ठीक है। एंड अगर ये सब फॉलो करेंगे इट विल प्रोटेक्ट अवर सेफ्टी। अब देखो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, हमने लॉ क्या बनाया सर, मास्क पहनना है, कहाँ गया मेरा मास्क, मेरा मास्क अच्छा यहीं रखा हुआ है, ठीक है यहीं है, नो इश्यूज, आई फॉलो रूल्स। बट अभी पढ़ा रहा हूं ना और आजू बाजू कोई नहीं है तो ठीक है चलता है, तो इट प्रोटेक्ट्स अवर जनरल सेफ्टी। तो लॉ को अपने को फॉलो करना है या नहीं करना है, करना है ना, कमेंट करो फिर, हाँ सर आज से तो हम लॉ फॉलो करेंगे। समझ आ रहा है ना बेटा सबको, कमेंट करके बताओ समझ आ रहा है ना। लॉज आर द रूल्स that bind all the people living in a community and it protects our general safety। ठीक है आगे बढ़ू सर, अभी अपन फाउंडेशन लेवल पे लॉ कितने मार्क्स का है, अपने को आंसर कैसे लिखना है ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज सर, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, ये अपना 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। इसमें से 60 मार्क्स इज फॉर अवर लॉ एंड 40 मार्क्स इज फॉर BCR, ठीक है। अब ये 60 मार्क्स पूरा 100 मार्क्स इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर बेटा, इट इज अ डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको जय माता दी नहीं करना है, अब आपको आंसर लिखना है। जोर से बोलो जय माता दी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड D फॉर डॉग, बंद। अब आंसर लिखना है, दे विल आस्क यू द क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। अब 60 मार्क्स के अंदर सर क्या क्या है सर, 60 मार्क्स के अंदर सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फिर सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, देन द पार्टनरशिप एक्ट,
1932. Then sir, limited liability partnership. Limited Liability Partnership Act 2008. Then the most important in your CA career, the Companies Act 2013. सर वेटेज तो हर कोई आपको बताएगा कि इसका इतना है, इसका इतना है, लेकिन मैं बताता हूं हर एक का वेटेज सबसे ज्यादा है. वी हैव टू बी थरो इन एवरीथिंग. और अपन थरो कब होंगे? जब अपन कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते हैं. तो मैं जो अभी मेथड आपको पढ़ाने वाला हूं, पहले पूरे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उसको आंसर कैसे करना है वो दिखाऊंगा. वंस यू आर ओके विद द कॉन्सेप्ट, अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, द कंपनीज एक्ट 2013. दिस इज योर सिलेबस फॉर बिजनेस लॉ, विच इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इज BCR. वो अपन बाद में डिस्कस करते हैं. ठीक है. सीधा सीधा शुरू कर दे अपन. लॉ क्या है पता चल गया? पता चल गया बेटा? व्हाट इज लॉ? व्हाट इज लॉ पता चल गया? कमेंट. अब पढ़ेंगे अपन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अपन पढ़ेंगे. सबसे पहले सर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपन कुछ भी पढ़ते हैं उसके हेडिंग के बारे में पहले मालूम होना चाहिए. इसी से अपना चैप्टर पूरा डेराइव होगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम है विवेक शाह. विवेक शाह कौन है? पहले विवेक शाह पता होना चाहिए ना, इंसान अपने को क्या है वो. उसके बाद उसके अंदर की क्वालिटीज जान सकते हैं, उसके अंदर की बुराइयां भी जान सकते हैं. ऑल वी कैन नो ओनली इफ यू नो द पर्सन, नहीं तो नहीं पता चलेगा. सर ये 1872 क्या है? चलो पीछे से आते हैं. 1872 यानी ये लॉ it came into force from first day of September 1872. 1872 is the year in which Indian Contract Act was passed. सर ये पास कहां पे हुआ? क्या उस वक्त भी इंडिया में लोकसभा राज्यसभा थी? इंडियन पार्लियामेंट थी. सो दिस एक्ट वॉज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट. ध्यान से लिख लो बेटा, इंडियन पार्लियामेंट. ठीक है. नाउ सर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब हुआ बोलो मुझे? व्हेन इट केम इनटू फोर्स? सर फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872. ये पहली बार आया था. और किसने इसको पास किया सर? इंडियन पार्लियामेंट में. तो एक्ट का तो मीनिंग आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा. इंडियन पार्लियामेंट ने उसको पास किया है तो ये एक्ट बन गया. और अभी कैसे होता है सर? जो ड्राफ्ट होता है, अपनी जो इच्छाएं होती है वो पहले लोकसभा में जाती है, देन वहां पे डिस्कशंस होके थोड़ा चेंजेस होके देन राज्यसभा में जाती है. अप्रूव होने के बाद it becomes a bill in Lok Sabha. Once it's on the desk of the Lok Sabha, it becomes a bill. If it is rejected, bills get rejected. If it is passed, bills gets passed. ठीक है. ओके सर, अब 1872 आपने समझा दिया, एक्ट आपने समझा दिया, द इज द इनिशियल. ठीक है. इंडियन यानी सर आपको एक बात बता दूं, आज से 6-8 महीने पहले तक इट वॉज होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. लेकिन अब अपने होम मिनिस्टर साहब ने, अपने मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आर्टिकल कौन सा था वो जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर को भी इन्होंने इंडिया का पार्ट बना दिया है. 370 करेक्ट है? कमेंट करके बताओ. मुझे नहीं पता, आपको तो लॉ पता होना चाहिए. सो तब से लेकर इंडिया मीन्स होल ऑफ इंडिया. इंडिया मीन्स होल ऑफ इंडिया.
ओके सर, हमको सब पता चल गया सर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कहां से आया सर ये कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? आप बोलो मुझे, कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? व्हाट डू यू थिंक कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? सर मैंने इसको एक पेंसिल दे दी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं ना, पेंसिल दी है यार, कॉन्ट्रैक्ट कहां से हुआ? क्या मैंने उससे कुछ लिया? नहीं। ध्यान से आराम से अपन समझते हैं, ठीक है। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1930 के पहले द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। और 1932 के पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट पार्टनरशिप एक्ट भी हुआ करता था। लेकिन 1930 में इन लोगों ने क्या किया, जो बिजनेस रिलेटेड जो भी थे, बिजनेस रिलेटेड जो भी रूल्स है उसका एक अलग एक्ट बना के द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया, सेल्स के रिलेटेड, ठीक है। नॉट बिजनेस रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड, गुड्स एंड ऑल के सेल्स, बाइंग एंड सेलिंग के रिलेटेड जो भी था उसको ये कर दिया। देन 1932 में पार्टनरशिप के रिलेटेड जो भी रूल्स थे, पार्टनरशिप के रिलेटेड जो भी रूल्स थे, इन्होंने 1932 में उसको अलग एक एक्ट बना के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दे दिया, ठीक है। नाउ सर, अब एक चीज, पहली चीज मैं आपको नोट करवाता हूं, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना बेटा, इट क्रिएट्स जस्ट इन रेम, सॉरी जस्ट इन पर्सनम, ये क्या सता रहा है यार, इट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सनम। एक सेकेंड बेटा, आर्टिकल 370, वेरी गुड। इट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सनम, इसका मतलब क्या समझेंगे? ध्यान से पहले एक स्टेटमेंट सुनो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सनम एंड नॉट जस्ट इन रेम। मैंने क्या स्टेटमेंट दिया? जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या क्रिएट करता है? जस्ट इन पर्सनम एंड नॉट जस्ट इन रेम। जस्ट इन पर्सनम क्या है, जस्ट इन रेम क्या है, अब अपन पढ़ते हैं, ठीक है। सर जस्ट इन पर्सनम क्या है? दिस मीन्स दैट द राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन इज क्रिएटेड। मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्रिएट्स समथिंग इन पर्सनल, यानी एक दूसरे के साथ अगर कुछ ट्रांजैक्शन होता है, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन इज क्रिएटेड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये अपन पढ़ते हैं, जस्ट इन पर्सनम के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, बट नॉट अबाउट जस्ट इन रेम। जस्ट इन रेम यानी द राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ये अपन आगे पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बेटा, ठीक है। जस्ट इन पर्सनम यानी राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्रिएट्स राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। वही जस्ट इन रेम यानी राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है। नाउ सी, अगर अभी अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो अपने को क्या याद रखना है? टू पार्टीज और पर्सनल पार्टीज, पर्सन से होता है। जस्ट इन रेम यानी सर अगर समझो, एक एग्जांपल लेता हूं, चलो I'll write the examples. Right against a particular person. Harsh owes rupees 50,000 to Vivek. ठीक है। Here Vivek has the right. Vivek has the right to recover the money from Harsh. हर्ष से पैसे लेना विवेक के पास वो राइट आ गया है। दिस राइट ऑफ विवेक to recover the amount from Harsh is just in personam, ठीक है। Now see, इसके अंदर ये समझ में आ गया just in personam? ओके सर, समझ आ गया। Right against the whole world, this means if समझो अनुराग is a person who is the owner of the house। कौन है बेटा अनुराग? ओनर है किसका? एक घर का।
नाउ अनुराग के पास क्या है, उस घर का पोजेशन है, ठीक है। नाउ हियर ही हैज ए राइट टू क्वाइट पोजेशन of the house against every member of the society. Likewise, every member of the society and is under the obligation not to disturb his possession. यानी इसने यहाँ पे एक राइट क्रिएट कर दी कि ये जगह मेरी है और इसको कोई भी छू नहीं सकता। सर, दिस इज माइन। सो ही इज क्रिएटिंग अ जस्ट इन रेम राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड कि ये जगह मेरी है और मैं सभी को ये सूचित करना चाहता हूं कि ये मेरी है और कोई इस पे मेरी पोजीशन को आके नहीं बिगाड़ सकता। आप देखते होंगे बहुत जगह बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सो एंड नो अदर पर्सन हैज अ राइट। सो ऐसे लगाते हैं थोड़े लोग, अब होता है ना कुछ लिटिगेशन चलते रहता है तो लगा देते हैं, लेकिन जस्ट इन रेम यानी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट राइट, और जस्ट इन रेम यानी होल वर्ल्ड के अगेंस्ट। नो वन कैन डिस्टर्ब हिज पोजेशन, कोई उसकी पोजेशन को सता नहीं सकता, हिला नहीं सकता, ठीक है। ये समझ आ गया। चलो आगे बढ़ू, पक्का पक्का। चलो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के पहले आई गिव यू फ्यू सिचुएशंस, मुझे आप बताना क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 इज केस नंबर 1 में हर्ष कांकानी नाम का एक बंदा है, उसने विजय साडा सर, एक विजय साडा बोलकर एक सर है, उनको चाय पे बुलाया। हर्ष ने विजय सर को चाय पर बुलाया। किस लिए बुलाया? चाय पर बुलाया। विजय सर का बहुत सारा काम होता है, बहुत टायर्ड हो जाते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे तक, बहुत ज्यादा उनके पास काम होता है, ठीक है। नाउ हर्ष ने ऑफर किया, किसको ऑफर किया ना, बोला ना आओ ना सर चाय पे आओ, चाय पीते हैं, थोड़ा नाश्ता और भी करते हैं सर, थोड़ा है ना, मैं चाय पे जब आओगे मैं पिज़्ज़ा मंगाऊंगा सर, मैं ना थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, यहाँ के हैदराबाद के सर बिरयानी बहुत फेमस है सर, पैराडाइज की बिरयानी, वो भी मंगाऊंगा सर, आप आइए सर, आप आइए। और इसने ऑफर दिया, किसने ऑफर दिया? हर्ष ने ऑफर दिया और विजय सर ने बोला हाँ बेटा मैं आ जाऊंगा, मैं आऊंगा, तूने मुझे बुलाया, मैं भागा चला आऊंगा और चाय पे भी आऊंगा और बहुत सारी बिरयानी भी खाऊंगा, ठीक है। सर चाय पे बुलाया, बिरयानी कैसे? इसने बोला ना कि सर आप आइए, हाई टी करते हैं, बिरयानी खाएंगे सर, हैदराबाद की बिरयानी फेमस है। तो ऑफर किसने किया? हर्ष ने किया। एक्सेप्ट किसने किया? विजय सर ने किया। ऑफर एक्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझने की कोशिश कर, अब वो दिन आया, उस घड़ी, उस समय जिस वक्त विजय सर को चाय पे बुलाया था, विजय सर नहीं आ पाए, विजय सर को कुछ काम आ गया और नहीं आ पाए, लेकिन हर्ष ने कम से कम 5,000 रुपए का खर्चा कर दिया था पैराडाइज की बिरयानी और क्या मिलता है हैदराबाद में फेमस? मैं हैदराबाद का ही हूँ यार, यहाँ पे सर, यहाँ पे कुल्फी भी अच्छी मिलती है, यहाँ पे मिर्ची भी अच्छी मिलती है सर, यहाँ पे आजकल डोसाज भी बहुत अच्छे मिलते हैं सर। तो इसने इतनी सारी चीजें मंगाई और 5,000 का खर्चा कर दिया। अब विजय सर तो नहीं आ पाए। अब सोचो और मुझे बताओ, क्या हर्ष ने बोला विजय सर को आप नहीं आए, मैं अब आप पे केस करूंगा और ये मेरा जो खर्चा हुआ है मैं आपसे वापस लूंगा। क्या हर्ष सू कर सकता है? क्या हर्ष सू छोड़ दो, अभी सू की बात नहीं करते, गंदी बात नहीं करते। कैन हर्ष केस ऑन विजय सर? कैन ही डू? सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए, कैन ही डू? चलो मैं रुकता हूं, सेकेंड केस भी देता हूं, आप जब तक सोचिए इसके बारे में, ठीक है। सेकेंड केस, सर विराट कोहली
चलो विराट कोहली ना को, हर कोई विराट कोहली एग्जाम्पल लेते हैं सर, फिर मुझे बोलेंगे सर आपने तो उनका बोल दिया, इनका बोल दिया। नहीं, हम लेते हैं केस नकुल श्रीवास्तव सर, ये अकाउंट्स पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। नकुल सर ने उनकी वाइफ को, नकुल सर ने मिसेस नकुल श्रीवास्तव को ऑफर किया कि सुनो ना, आज मैं जब घर आऊंगा आपके लिए है ना मैं डायमंड का नेकलेस लाऊंगा। क्या बात है नकुल सर ने वादा किया कि आज मैं जब घर आऊंगा तो डायमंड का नेकलेस लाऊंगा। बीवी खुश और बोली ठीक है, मैं उस डायमंड के नेकलेस को एक्सेप्ट करूंगी। यानी यहां पर ऑफर किसने दिया? नकुल सर ने दिया। एक्सेप्ट किसने किया? मिसेस नकुल सर ने दिया किया। अब नकुल सर, ठीक है, नकुल सर नेकलेस लेने गई थे, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉल आ गया कि आपकी बैच रेडी है और आपको ये स्पेशल 26 लेनी है, आपको ये क्लास अभी लेनी है। और वो नहीं जा पाए, वो नेकलेस लेने नहीं जा पाए और थके हारे घर पे रात को आए। अब मैडम ने बहुत सारी अच्छी डिशेस बना के रखी कि आज तो डायमंड का नेकलेस आएगा, एंड शी वॉज रेडी फॉर द डायमंड नेकलेस। लेकिन नकुल सर खाली हाथ आ गए। अब मैडम ने बोला आई विल सू यू इन द कोर्ट, मैं केस कर दूंगी। बोले मैडम कैन मैडम सू नको बेटा, केस, कैन मैडम केस ऑन नकुल सर। सोचो, दिमाग लगाओ जब तक मैं थर्ड केस बोलता हूं। सेकेंड केस बरोबर लिखा ना बेटा आपने, अब मैं थर्ड केस बोलता हूं। अब देखो जतिन देमला, ये मैथ्स के बहुत ही जाने माने लेक्चरर है। जतिन देमला सर ने मुझे श्रीनाथ राठी को बोला विल यू परचेज माई कार फॉर 5 lakhs। यहां पे ये मुझे कार बेच रहे 5 लाख रुपए में। इन्होंने ऑफर किया और मैंने एक्सेप्ट किया। किन्होंने ऑफर किया? जतिन सर ने ऑफर किया, श्रीनाथ सर ने एक्सेप्ट किया। अब बोलो जतिन सर बाद में, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब जतिन सर बोले अब मैं नहीं देता, मुझे 6 लाख में बिक रही है, अब मैं नहीं देता, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया ना भाई। अब श्रीनाथ सर बोलेंगे मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा जतिन सर, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। कैन श्रीनाथ सर सू नको बेटा, सर वापस क्यों बोल रहे? केस ऑन जतिन सर, बताओ मुझे कैन ही डू? सोचो, एक और केस बोलता हूं। विवेक एक बच्चा है जो रोज मंदिर जाता है, भगवान के हाथ जोड़ता है और भगवान को अच्छा करने के लिए बोलता है, डेली जाता है। तो पंडित जी भी विवेक से बहुत खुश है। पंडित जी ने विवेक को बोला विवेक बेटा, ये मंदिर की जो दीवार है ना वो थोड़ी सी क्रैक आ गई है, क्या तू इसे रिपेयर कराएगा बेटा? क्या तू इसे रिपेयर कराएगा? विवेक, ऑफर किसने दिया? ऑफर यहां पे पंडित जी ने दिया। एक्सेप्ट किसने किया? सर यहां पे एक्सेप्ट विवेक ने किया कि हाँ मैं 1000 रुपए आपको दूंगा जो आपके रिपेयर में काम आ जाएंगे। और पंडित जी 5 दिन के बाद विवेक के घर पहुंच गए। ये 5 दिन से मंदिर ही नहीं आ रहा, कहां पैसे देने पड़ेंगे बोल के 5 दिन के बाद पंडित जी पहुंचे कहां पे? विवेक के घर। विवेक को पूछा बेटा पैसे? विवेक बोला के पैसे? किसके पैसे? कहां के पैसे? बोले तूने वादा किया, निभाना पड़ेगा, मंदिर आए ना आए पैसे तो देना पड़ेगा। विवेक को बोला, विवेक मुकर रहा है, नाउ कैन पंडित जी सू नहीं सर, वापस सू लिख रहे हो, केस ऑन विवेक। चारों केसेस
मुझे बताओ पहले केस में क्या हुआ? पहले केस में क्या हुआ सर? ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, भाई भाई, दोस्त दोस्त, फ्रेंड फ्रेंड, जान पहचान, किसी में हुआ। सर यहां पे चाय पे बुलाया, द इंटेंशन वॉज नॉट टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप सर, ये एक सोशल अग्रीमेंट है सर, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है, एक गाना था, ठीक है। वैसे ही यहां पे एक दोस्त दूसरे दोस्त को या एक पर्सन जो दूसरे पर्सन को जानता है उसे ऐसे ही चाय पे बुला रहा है। सो ये एक सोशल अग्रीमेंट हुआ। देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सर अग्रीमेंट तो ये बन गया। अग्रीमेंट क्या है सर? एक पर्सन ऑफर करता है, दूसरा पर्सन एक्सेप्ट करता है, अग्रीमेंट बन जाता है बेटा, अग्रीमेंट बन जाता है। इसको अपन बोलते हैं अग्रीमेंट। देखो मैंने वादा किया कि मैं ये करूंगा ऑफर, आपने एक्सेप्ट किया, हो गया, ये हो गई क्या? मैंने वादा किया, आपने भी वादा किया, ठीक है मैं ले लूंगा, प्रॉमिस हो गई, मेरी प्रॉमिस आपकी प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। आगे पढ़ेंगे क्या है कंसिडरेशन। फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज एन अग्रीमेंट। तो अभी के लिए यही दिमाग में बिठाओ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट, ठीक है। सो ये एक सोशल अग्रीमेंट हो गया सर। सो ही कांट सू बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आगे फिर पढ़ेंगे कि ये ही व्हाई ही कांट सू, ठीक है। नाउ सी दूसरे केस में सर, यहां पे हस्बैंड एंड वाइफ का केस है सर। सर ये तो एक डोमेस्टिक घर की बात है सर, घर की बातें घर में ही रहे तो अच्छा है, कोर्ट तक ना जाए तो ठीक है। सो ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट हो गया। कौन सा अग्रीमेंट हुआ बेटा? ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट हुआ। और डोमेस्टिक अग्रीमेंट के अंदर भी देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप सर। यहां पे भी कोई इंटेंशन नहीं था सर मेरा कि मैं कुछ लीगल रिलेशंस बनाऊं सामने वाली पार्टी के साथ। So when there was no intention to create any legal relationship, it cannot become a contract. क्यों? पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी के लिए ये कौन सा अग्रीमेंट है? डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। तीसरा केस बेटा, जतिन सर ने श्रीनाथ सर को कार ऑफर करी और कुछ पैसे लिए, कुछ पैसे लेने का वादा किया। आई विल सेल यू माई कार फॉर 5 लाख। श्रीनाथ सर ठीक है सर, कल सुबह आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, कल सुबह मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा। then what? Here there is an intention to create legal relationship, ठीक है बेटा। अगर आपका इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देन इट इज अ कमर्शियल अग्रीमेंट, and all the commercial agreements can constitute a contract। क्या है पढ़ते हैं, लेकिन अभी एक चीज ध्यान रखो, यहां पर इंटेंशन क्या थी पार्टी की कि मैं इसको कार बेचूंगा, वो मुझे पैसे देगा, यानी लीगल रिलेशनशिप्स में आने की कोशिश है। चौथे केस में सर ये भी तो सोशल हुआ ना सर, ये भी तो सोशल हुआ। यहां पे पहली चीज यहां पे हर्ष ने विजय सर को चाय पे बुलाया। हर्ष का इसमें क्या फायदा था भाई? क्या फायदा था? कुछ अंदर ही सोशल फायदा था होगा ना। देयर वाज नो लीगल फायदा इन दैट। कुछ पैसे जा रहे हैं इसके, लेकिन इसको रिटर्न में क्या रहे? कुछ नहीं आ रहा है। सो नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये क्या रहे यार एडवर्टाइजमेंट्स। देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सेकेंड वाले में भी सर डोमेस्टिक एग्रीमेंट, पति अपनी पत्नी को क्या दे रहा है? डायमंड नेकलेस दे रहा है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है सर। ये कुछ रिटर्न में मिल रहा है सर, प्यार मिल रहा है सर बहुत सारा, लेकिन सर प्यार मिल रहा है, नो लीगल रिलेशनशिप्स, ठीक है। थर्ड में सर कार जा रही है, पैसा आ रहा है, कार जा रही है, पैसा आ रहा है, लीगल रिलेशनशिप बन रहा है। इंटेंशन ही वही है कि मैं इसे कार बेचूं, मैं इससे पैसा ले लूं। यहां इंटेंशन देखो आप क्या है, कुछ कंसिडरेशन है, ठीक है। चौथे केस में सर ये भी सोशल है, नो कंसिडरेशन सर हियर आल्सो, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है बेटा।
देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब देखो बेटा, पहली चीज इसके अंदर कुछ कंसिडरेशन है क्या? नहीं है सर, तो नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए ना, कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न। अगर कुछ समथिंग इन रिटर्न मिलता है तो ही लीगल स्टेटस पता कर सकते हैं अपन। अपने को पता होता है ना, अगर मैं इसको समझो 5 लाख रुपए दूंगा तो ये मुझे कार देगा, यहाँ लीगल रिलेशन बन रहा है। लेकिन अगर कंसिडरेशन ही नहीं है, ऐसे ही मैंने अपने आप से कर दिया, सोशल हो गया, मैं सोशली कर रहा हूं। सर आ जाओ ना सर। अब समझो मेरी अगली साल शादी है, अगर मैंने आपको शादी में बुलाया और आप नहीं आए, कैन आई सू यू? सोच के देखो, कैन आई बुक ए केस ऑन यू? मैंने तो इतने सारे आइटम्स बना के रखे थे, आपको इनवाइट भी किया, आपको डर था कि कहीं कोरोना ना हो जाए पब्लिक के अंदर और आप नहीं आए। कैन आई सू यू? नो, because there is no intention for legal relationship here. The intention is just to invite you in my good times. ठीक है, social relations है वो। ठीक है, यहाँ पे yes sir consideration है, something in return है, 5 लाख जा रहे, कार आ रही। ठीक है, यहाँ पे सर सिर्फ 1000 रुपए जा रहे, कुछ भी नहीं आ रहा। सर भगवान से बहुत सारी वो मिलेगी, सर इसकी दुआएं मिलेगी, सर मिलेगी, वो सोशली मिलेगी। ठीक है, तो इससे अपने को क्या समझ में आता है? इससे अपने को ये समझ में आता है कि बेटा जो अपना अग्रीमेंट होता है ना, जो अपना अग्रीमेंट होता है ना, वो 2 प्रकार का हो सकता है सर। एक सोशल या डोमेस्टिक हो सकता है, ठीक है, एंड एक कमर्शियल हो सकता है। ठीक है, ऑल कमर्शियल अग्रीमेंट्स कैन बिकम कॉन्ट्रैक्ट। कैसा, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, एंड दिस आर व्हाई? बिकॉज दिस आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ऑल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एंड सोशल एंड डोमेस्टिक क्या है बेटा? सोशल एंड डोमेस्टिक आर ओनली अग्रीमेंट्स बट दे कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि लॉ बोलती है कि अगर समथिंग इन रिटर्न नहीं है तो ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। अग्रीमेंट्स बट दे कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है बेटा, ओके, समझ में आया? अब सर कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? कॉन्ट्रैक्ट यानी सर एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ ऑफर दे। पहली चीज क्या हो गई? ऑफर होनी चाहिए सर। दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करे, यानी एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए सर। और सर लॉ के हिसाब से वो एनफोर्स्ड होना चाहिए। लॉ के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा दिया जाएगा। जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट के द्वारा एनफोर्स करा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सर वापस से बोलो। ठीक है, बोलता हूं। देखो, एक्स एक पर्सन है, इसने बोला वाई को, विल यू परचेज माई कार फॉर 5 lakhs। वाई ने बोला हाँ, बाद में मना कर दिया। यहां पे कोर्ट आ जाएगा बीच में, दे इसके पैसे, कार ले। तूने वादा किया और जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। कार को घर लेके आना पड़ेगा, 5 लाख उसके अकाउंट में दलाना पड़ेगा बेटा, 5 लाख उसके अकाउंट में दलाना पड़ेगा लॉ के हिसाब से। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग इज एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, enforceability by law is done by the help of the court. Here बाद में अगर कोई वादा तोड़ेगा ना, लॉ आएगा और उस अग्रीमेंट को एनफोर्स करा के उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। सो एनीथिंग विच हैज ए ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड एज वेल एज एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, सच अग्रीमेंट्स कैन बिकम कॉन्ट्रैक्ट्स। सो यानी अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज माय कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट क्या है सर? ऑफर एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस। सर ऑफर, मैंने वादा कर दिया कि मैं तुझे ये दूंगा, ठीक है, विल यू परचेज माई कार फॉर 5 lakhs, आई एम रेडी टू गिव। मैंने वादा कर दिया, मैंने ऑफर कर दिया, उसने भी एक्सेप्ट कर दिया, हाँ मैं तेरी कार खरीद लूंगा 5 लाख में, उसने भी एक प्रॉमिस कर दी। सो एवरी प्रॉमिस, अग्रीमेंट का डेफिनेशन लिख लो,
every promise or set of promise, every promise और set of promise, एक सेकेंड वेट। अब देखो विल यू बाई माई कार फॉर 5 lakhs, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, समथिंग इन रिटर्न की बात कर रहा हूं, कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं, यानी मैंने प्रॉमिस किया लेकिन उसमें कंसिडरेशन भी होनी चाहिए तो ही वो अग्रीमेंट बनेगा। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर। सिर्फ पैसा ही कंसिडरेशन नहीं होता, यहां से कार आई, यहां से 5 लाख गए, समथिंग इन रिटर्न टू ईच अदर, अगर वो होता है, अगर समथिंग इन रिटर्न होता है फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देन ओनली इट बिकम्स एन अग्रीमेंट। एंड अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, यानी अगर एनफोर्स है वो लॉ के हिसाब से तो ही वो जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सर सेक्शन 2 ऑफ एवरी एक्ट टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, मैंने ऑफर किया तो ये आएगा 2A के अंदर, फिर सामने वाला क्या करेगा, एक्सेप्टेंस करेगा, 2B हो गया। फिर अग्रीमेंट के अंदर 2 पार्टी होती है ना सर, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, सी। तो 2C के अंदर 2 लोग की बात होती है, प्रॉमिसर की बात होती है और प्रॉमिसी की बात होती है। सर अपन देखो सर अल्फाबेट वाइज जा रहे हैं, A B C, फिर C के बाद क्या आता है सर बचपन में पढ़े से सर D आता है सर, D में क्या आ गया, इसके बाद अग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन, 2D के अंदर बात की गई है, ठीक है सर। फिर ऑफर हो गया A, एक्सेप्टेंस हो गया B, C के अंदर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की बात की हमने, फिर D के अंदर कंसिडरेशन की बात की सर, फिर E के अंदर देखो अग्रीमेंट के अंदर 2E आते हैं ना, तो 2E अग्रीमेंट की बात होती है। और अभी के लिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो GF को साइड में रखो और अच्छे से पढ़ाई करो और सीधा कॉन्ट्रैक्ट है, H फॉर कॉन्ट्रैक्ट। G और F अपन एनफोर्सिबिलिटी में पढ़ेंगे, क्या ये एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट है, पढ़ेंगे। G और F को कभी भी साइड में रखना चाहिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ही कॉन्ट्रैक्ट अच्छा होता है, ठीक है। वो क्या है वो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ूं, पक्का। कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एंड अग्रीमेंट लिख लो, ये भी डेफिनेशन अग्रीमेंट का लिख लिया ना, अग्रीमेंट का सेक्शन बेटा 2E। फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है सर, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट विच इज enforceable by law is a contract, ठीक है बेटा। एंड अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये 2H में है, ओके। अब अपन पढ़ते हैं ऑफर, नहीं इसके पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब मुझे आप लोग एक बताओ, विच वन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है, which one is a wider concept, an agreement और a contract? बताओ यार, कमेंट करो, सोचो, अग्रीमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है या कॉन्ट्रैक्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है, सोचो 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 फास्ट, मुझे बताओ अग्रीमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है या कॉन्ट्रैक्ट बड़ा कॉन्सेप्ट है। आई एम वेटिंग फॉर योर, ओ हर्ष वेरी गुड, अग्रीमेंट इज बड़ा, ठीक है। हर्ष बोलता है अग्रीमेंट, विवेक बोलता है अग्रीमेंट, और कौन बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट कौन बोलता है यार, कॉन्ट्रैक्ट कौन बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता। दिव्या बोलती है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है बेटा, दिव्या बोलती है कॉन्ट्रैक्ट, नो इश्यूज। चलो मैं आपको बताता हूं, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट, ठीक है। और ये अग्रीमेंट सोशल भी हो सकते हैं, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और कमर्शियल भी हो सकते हैं।
लेकिन सर सिर्फ जो कमर्शियल वाले ट्रांजैक्शंस है, कमर्शियल वाले जो ऑफर्स है, वो ही आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो, नहीं तो ये सिर्फ अग्रीमेंट बन के ही रह जाएंगे ना। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर कॉन्ट्रैक्ट्स डोमेस्टिक या सोशल नेचर के तो वो अग्रीमेंट ही रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स तक नहीं आते वो, दे आर ओनली अग्रीमेंट्स बट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि अग्रीमेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ थोड़े जो कमर्शियल होते हैं जिसमें समथिंग इन रिटर्न होता है, वो ही आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट्स बन पाते हैं। सो अग्रीमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसे एक और चीज समझ में आती है सर, ऑल अग्रीमेंट्स, नहीं, all contracts are agreements, all contracts are agreements, but all agreements are not contracts। करेक्ट हूं क्या मैं? कौन बोलता है मैं रॉन्ग हूं? समझो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स उसको अग्रीमेंट होना जरूरी है, ऑफर एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। करेक्ट है सर ये स्टेटमेंट तो, बट ऑल अग्रीमेंट्स नीड नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। अगर सर मैंने ऑफर किया मेरी वाइफ को, मेरी फियांसे को, आई विल ब्रिंग यू ए गोल्ड नेकलेस, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने नहीं दिया, ये सोशल अग्रीमेंट बन गया, इट इज नॉट एनफोर्स बाय लॉ राइट नाउ। सो जो अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वही जाके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है सर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स नीड नॉट बी डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट्स, वो अग्रीमेंट बन के ही रुक जाते हैं। सोशल अग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्लेन। 5 मार्क, कितने आसानी से लिख सकोगे? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एनफोर्सिबिलिटी होनी जरूरी है और सिर्फ कमर्शियल अग्रीमेंट्स जाके कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन अग्रीमेंट्स बहुत सारे होते हैं सर, सोशल अग्रीमेंट्स हो सकते हैं सर, डोमेस्टिक हो सकते हैं, कमर्शियल हो सकते हैं। सोशल अग्रीमेंट्स एनफोर्स बाय लॉ नहीं है, लेकिन वो अग्रीमेंट्स बने हुए हैं सर, वहां ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, बट समथिंग इन रिटर्न नहीं है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अग्रीमेंट क्या है सर? प्रॉमिस or set of promises forming consideration to each other is an agreement. Promiser, the person who promise, promisee, the person who accept that promise, और क्या पढ़े? ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे। पहले अपन लीगल रूल्स पढ़ेंगे कल, उसके बाद परसों से ऑफर वाइज, चैप्टर वाइज जाते हैं, ऑफर डिटेल में पढ़ेंगे, डेफिनेशन सब समझाऊंगा मैं। ठीक है, टिल देन दोस्तों, अगर आप नोट्स बना रहे हो सो 100 पेजेस की नोट्स लेना, ठीक है, जिसमें सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा, और हम जो नोट्स यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, आपके नोट्स में होने चाहिए सो दैट यू कैन रिवाइज इट 1 डे बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, 3 कलर्स पेन्स की यूज करो, थोड़ा नीट बनाओ, मजा आएगा आपको भी पढ़ते हुए। सेक्शंस इंपॉर्टेंट है भाई है, तो थोड़ा सेक्शंस पे भी ध्यान देते हैं। ठीक है बेटा, और कल अपन पढ़ेंगे लीगल रूल्स, देन विल गो बाय चैप्टर वाइज चैप्टर, और हर चीज आसानी से पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मुझे मैसेज करके बताना। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।